हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय तथा समाज पेपर 5A से टॉप 25 MCQs करेंगे। तो अब चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति का कारण क्या है। ये क्या कारण है कि समाज में स्थिति निम्न बनी हुई है। तो इसके कारण आपके सामने ऑप्शन है, पुरुष प्रधान समाज, बुरे सामाजिक रीति रिवाज, शिक्षा की कमी, स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारे समाज में आज भी पुरुष की प्रधानता है। नारी अपने आप समर्थ है आर्थिक रूप से भी, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी प्रकार से पुरुषों पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है कि यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उनमें से फॉल्स फैक्ट कौन सा है वो आपको चूज करना है। महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार 1928, यानी कि भारत में महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार कब दिया गया था, तो 1928 में दिया गया था। अमेरिका में स्त्रियों की मताधिकार आयु पुरुषों के समान कभी की 1969। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1944 में दिया गया। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो ट्रू है। निम्न में से यौन रूढ़ि युक्तियों का उदाहरण है। यौन रूढ़ि युक्तियाँ होती क्या है, यानी कि लैंगिक रूप से महिला पुरुष बालक बालिका में एक तरह से डिफरेंस कर दिया जाता है कि आपके लिए ये कार्य है और आपके लिए ये कार्य है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको यौन रूढ़ि युक्तियों का एक उदाहरण है वो आपको चूज करना है। छात्रा को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, यानी कि जो छात्रा है उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना। छात्र को गृह विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित करना, कि अगर छात्र को कहा जाए कि आप गृह विज्ञान पढ़िए, तो क्या ये एक यौन रूढ़ि युक्तियों का उदाहरण है? नहीं। छात्र को चित्रकला व छात्राओं को गृह विज्ञान पढ़ने के लिए कहना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है, छात्र को चित्रकला और छात्राओं को गृह विज्ञान पढ़ने के लिए कहना, ये यौन रूढ़ि युक्तियों का उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यौन रूढ़ि युक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो यौन रूढ़ि युक्ति जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग यहाँ पे ऑप्शन है किम्बल यंग, लिपमैन, जूलियन हक्सले और प्रोफेसर मास्की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा लिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समानता की आवश्यकता है, कि शिक्षा समान होनी चाहिए और उसमें समानता किस लिए होनी चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए, ग्रामीण तथा नगरीय असमानता को दूर करने के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी अगर आप चाहते हो कि सक्सेसफुल हो जाए तो उसके लिए फीमेल और मेल दोनों को एजुकेशन के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए, तभी सफलता उसको मिलेगी। मोस्टली जो ग्रामीण इलाका है और जो शहरी इलाका है उसके अंदर जो असमानता बनी हुई है, उसमें भी एक यही कारण है कि वहाँ की शिक्षा और ग्रामीण इलाके की जो शिक्षा है दोनों में असमानता है। जीवन स्तर को सुधारने के लिए, क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं होती है, वो हमारी लाइफस्टाइल को और हमारे फ्यूचर को सुधारने में भी हमारी हेल्प करती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों की समस्याएं हैं। अब क्या कारण है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण जो फीमेल्स हैं वो किसी न किसी फील्ड में कमजोर रह जाती हैं या पीछे रह जाती हैं, पुरुषों से बराबरी नहीं कर पाती हैं। तो वो उनकी कमियां नहीं होती है, वो उनकी ताकत होती है, लेकिन कुछ लोग जो है उनको उनकी कमियां समझ लेते हैं। जैसे कि पारिवारिक समस्याएं, यानी कि परिवार से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें फीमेल सबसे आगे अपना रोल प्ले करती हैं उन समस्याओं को सोल्व करने में। वैवाहिक समस्याएं, विवाह के पश्चात भी फीमेल्स को ही ज़्यादा सहना पड़ता है या फिर जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, कह सकते हैं आप। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। आर्थिक रूप से चाहे कोई कितनी भी समृद्ध महिला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे कमजोर ही समझा जाएगा, क्योंकि हमारे जो थॉट हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, विचार हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं, और जब तक हमारे विचार चेंज नहीं होंगे तब तक उस एजुकेशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प चुने। यहाँ पे कुछ एक्ट दे रखे हैं जो लगाए गए थे उनकी डेट्स के अकॉर्डिंग।
तो आपको देखना है इनमें से राइट कौन सा है। सती प्रथा जो कि 1829 में समाप्त की गई थी। बलिवध निषेध यानी कि पशुओं की बलि जो पूजा पाठ या धर्म कर्म कांडों में दी जाती थी उसको भी निषेध किया गया था 1845 में। विधवा विवाह अधिनियम 1856। अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज है 1872। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874। बाल विवाह निषेध यानी कि जो बच्चों की जो शादी है उसको रोक दिया गया 1929। उपरोक्त सभी, तो ये सभी विकल्प हैं वो सही हैं, तो ये सभी राइट आंसर रहेंगे। ये जो यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई हैं ये इम्पोर्टेंस है एग्जाम के लिए भी, एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती हैं, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है मैंने आपको यहाँ पे निकाल के रखी हैं, आप इनको देखें जरूर। निम्न में से महिला समाज सुधारक हैं कि महिला समाज सुधारक इनमें से कौन कौन से थे। महादेव रानडे जो कि महाराष्ट्र से थे और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज और सिविल मैरिज एक्ट जो लागू हुआ था उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि काशी में उन्होंने स्थापित किया था। उपरोक्त सभी, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवाद को वर्गीकृत किया जा सकता है कि नारीवाद को किन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदारवादी स्त्रीवादी, समाजवादी नारीवाद और उग्रवादी स्त्रीवादी, यानी कि नारीवादी ये स्त्रीवादी जो भी है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। ये तीनों ही नारीवाद आंदोलन था क्या। नारीवाद में जो कहा गया था कि औरतों को समान रूप से पुरुषों के समान समझा जाए, जितनी भी रूढ़ी युक्तियाँ हमारे रूढ़िवादी धारणाएं हैं उनका उन्होंने विरोध किया, और स्त्री को भी एक मानव प्राणी उन्होंने कहा। उनका मानना था कि पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है उसका विरोध करते थे नारीवादी जो भी थे, और स्त्रियों को चाहते थे कि वो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध हो, ना कि पुरुषों पर निर्भर हो। तो ये था नारीवाद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवाद के उत्थान का कारण क्या था, क्यों उत्थान हुआ नारीवाद आंदोलन। सामाजिक सुधारकों का प्रयास, आधुनिक संयंत्रों एवं यांत्रिक साधनों का प्रभाव और संविधान द्वारा प्रदत्त समानता। तो ये जो नारीवाद आंदोलन थे उनके उदय होने का, उत्थान होने का, ये तीनों ही कारण थे, क्योंकि जो सामाजिक सुधारक थे उन्होंने भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। फिर आईसीटी का जो विकास हुआ, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, उसका जो विकास हुआ उससे भी बहुत ज़्यादा जागरूकता जो थी महिलाओं में फैली, और संविधान ने कुछ कानून बनाए महिलाओं को लेकर, उससे भी ये उत्थान हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। फिर है परिवार का महत्व है। आप देखो परिवार जो होता है वो बालक की पहली पाठशाला होती है, जो भी कुछ सीखता है वो परिवार से सीखता है, तो उसका महत्व क्या होना चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी, सामाजिक विकास, व्यवसायिक व नागरिक विकास। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवसायिक व नागरिक विकास, कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा उसका बीज उसके परिवार से ही उसमें डल जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परिवार की विशेषता नहीं है। उत्तम परिवार कैसा होना चाहिए, और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो उसकी विशेषता नहीं है, वो आपको चूज करना है। ऑप्शन है संबंधों में मधुरता, कि परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं उनके संबंध मधुर होने चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए परिवार में, यानी कि परिवार का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चारों तरह से उनका विकास हो। विद्यालय के साथ सहयोग, और परिवार ऐसा भी होना चाहिए कि विद्यालय के साथ कोऑपरेट करे। अनैतिक आदर्शों की प्रस्तुति, ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जो भी उत्तम परिवार होगा वो अपने बच्चों के सामने अनैतिक आदर्श नहीं प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवरिश से तात्पर्य है। परवरिश और पालन पोषण दो अलग अलग अर्थ होते हैं। पालन पोषण और परवरिश वैसे तो मेन अर्थ उनका लिया जाता है देखभाल करना बच्चों का, तो यहाँ पे परवरिश क्या होता है, बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की सुरक्षा करना, वयस्कावस्था तक सांस्कृतिक मूल्यों कौशलों का विकास। उपरोक्त सभी, तो ये यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये तीनों चीजें तो कोई और भी कर सकता है, जरूरी नहीं पेरेंट्स करें, उनके जो संरक्षक होते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन पालन पोषण जो होता है वो पेरेंट्स के थ्रू ही होता है। पेरेंट्स उनमें अच्छी जो आदतें डालते हैं, पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है बच्चे का,
वो पालन पोषण होता है। और परवरिश करना ये दूसरा अर्थ हो गया, क्योंकि इसमें तो क्या कर रहे हैं, बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं और वयस्क होने तक उनके अंदर सांस्कृतिक मूल्यों और कौशलों का विकास कर रहे हैं। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोमरिंद की परवरिश शैली नहीं है। यहाँ पे आपकी बुक में बोमरिंद की परवरिश शैली दी गई है। 3 शैलियाँ थी वो बोमरिंद ने दी है। उसके अलावा एक शैली जो यहाँ पे ऑप्शन में है वो उसकी नहीं है, तो आपको बताना है वो कौन सी है। साधिकारात्मक शैली, सत्तावाद शैली, अनुज्ञात्मक शैली, लापरवाहीपूर्ण शैली। तो यहाँ पे जो 4th पॉइंट है लापरवाहीपूर्ण शैली, ये मैकाबी और मार्टिन ने दी थी, ये बोमरिंद की शैली नहीं है। साधिकारात्मक जो शैली है वो बेस्ट शैली है जो बोमरिंद के अनुसार। सत्तावादी और अनुज्ञात्मक शैली के जो बच्चे होते हैं, परवरिश जिनकी होती है इस तरह से, वो या तो लापरवाह होते हैं या अपने पेरेंट्स के विरुद्ध अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो साधिकारात्मक जो शैली होती है वो नियमबद्ध शैली होती है, ये बेस्ट शैली उन्होंने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में जो आया था कि कार्य क्या क्या थे। ऑप्शन है कार्यशाला आयोजित कर महिलाओं की स्थिति जानना, कि वर्कशॉप लगाए जाए और उस एरिया की जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी स्थिति का जायजा लिया जाए। महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के लिए समिति गठित करना, परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त समिति गठित करना। परिवहन विभाग को और पुलिस विभाग को एक साथ जोड़ने का उनका मेन पर्पस था कि जो बस में या फिर जो सार्वजनिक यातायात के साधन है उनमें महिलाओं के साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उसकी जो शिकायत है वो पुलिस से जल्द की जा सके और उसका समाधान हो सके। तो यही राष्ट्रीय महिला आयोग के कुछ काम थे, इम्पोर्टेंट कार्य थे। यहाँ पे राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के लिए लड़कों की आयु 21 और लड़की की 18 तय की गई कब। 1975, 1978, 1985, 1995। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास हैं। स्त्री शिक्षा के लिए कुछ आयोग बनाए गए थे, तो उन आयोगों को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। सबसे पहले था राधा कृष्ण आयोग 1948 और 49 में आया था। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति जो 1958 में शुरू की गई थी, लेकिन इसमें जो अपने सजेशन थे वो 1959 में दिए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और आचार्य राममूर्ति समिति 1990। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अब मैंने इनको इस सीरीज में इसलिए लगाया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। राधा कृष्ण आयोग थे ये जो 1948 और 49 में आए थे। तो आप यहाँ पे देख लो कि आज़ादी के तुरंत बाद आया था, तो उस समय महिलाओं को सिर्फ वही काम दिया जाएगा जो उनके लिए जरूरी है, यानी कि गृह कार्य, चूल्हा चौकी या फिर जो घरेलू जो काम होते हैं, कपड़े सिलना, इस तरह के जो कार्य थे उनके लिए प्रोत्साहन दिया गया था राधा कृष्ण आयोग में। फिर राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति जो 1950 आई, तो इन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया कि महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, उनके लिए छात्रावास की सुविधा की जाए, इस तरह से कार्य किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आया उसमें महिलाओं को अपने काम के साथ साथ उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में भी जोड़ना शुरू कर दिया। 1986 ने क्या कहा कि महिलाओं के लिए जो शिक्षा है वो समान होनी चाहिए जैसे कि पुरुषों के लिए दी जा रही है। फिर 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति जो आई, उन्होंने महिलाओं को व्यवसाय के साथ साथ एजुकेशन और शिक्षक जो भर्ती होती थी उसमें भी उनकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए बात की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महिला समाख्या का अर्थ होता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान कार्य दिया जाए और उसके समान इनको वेतन मिले। तो ये जो कब आया था, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी में 1958, भक्त वत्सलम कमेटी 1863, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और श्रीमती हंसा मेहता कमेटी 1962। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी, उन्होंने ये महिला समाख्या का कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है, किसने कहा। तो सामाजिकता क्या है, सामाजिक प्राणी बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, तो ये किसने कहा था, बोमरिन ने, न्यूमर ने, हार्लोक ने, मैकिनोन ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा न्यूमर।
समाजीकरण से रिलेटेड हमारी एक और वीडियो है जो मैं पहले ही अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपको समाजीकरण के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुदाय के आवश्यक तत्व नहीं है कि समुदाय का इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व है। समुदाय क्या होता है? समूह में रहना, व्यक्तियों का समूह। भौगोलिक क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र होता है उनका। अस्थायी प्रकृति, सामुदायिक भावना। तो यहाँ पे अस्थायी प्रकृति जो है ये समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि समुदाय हमेशा स्थायी रहते हैं, अस्थायी प्रकृति उनकी नहीं होती। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अस्थायी प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की विशेषताएं हैं। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, समूह जीवन जीने की प्रक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि समाज जो करण जो होता है उसमें जो समाज रहता है उसके भीतर जो है अंतःक्रिया रहती है। उपरोक्त सभी, तो हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से असत्य है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, रूसो, एडम स्मिथ, हॉब्स और लॉक। यानी कि ये जो सिद्धांत दिए गए हैं जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित है, समुदाय और समाजीकरण दोनों का आपस में क्या तालमेल है, इससे संबंधित ये सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसे रूसो, एडम स्मिथ, हॉब्स और लॉक। रूसो, हॉब्स और जो लॉक थे उन्होंने मुख्य रूप से इनके बारे में बताया था। समाज का सावयव सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर। सामूहिक मन का सिद्धांत, प्लेटो, हेगल और ब्रैडली। तो यहाँ पे असत्य कोई नहीं है, तीनों ही सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। जो समाज का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होना। अगर वो समाज से बाहर रहते हैं, कट जाते हैं, तो उनके अंदर वो गुण विकसित नहीं हो पाते हैं जो कि एक सामाजिक मनुष्य में होनी चाहिए। समाज का सावयव सिद्धांत क्या है? ये एक मनुष्य की फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उससे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ये जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के सभी अंग अगर सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो वो फिजिकली हेल्दी रहता है, मेंटली हेल्दी रहता है। तो उसी प्रकार समाज के जो सभी अवयव हैं, जितने भी घटक हैं, वो अगर मिलकर काम करेंगे, एक इकाई की तरह काम करेंगे, तो वो अच्छी प्रकार से फले फूलेंगे। तो ये तो था समाज का सावयव सिद्धांत जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, और सामूहिक मन का सिद्धांत जो कि प्लेटो और हीगल और ब्रैडली ने दिया है। तो यहाँ पे असत्य कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज का महत्व है कि समाज क्यों आवश्यक है। मनुष्य जैसी भावनाओं का विकास करने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, संचित ज्ञान का रक्षक और बौद्धिक व सांस्कृतिक विकास का स्रोत। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों का वर्गीकरण किया जाता है। मूल्य यानी कि वैल्यूज, जो मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं उन वैल्यूज को किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। परंपरागत मूल्य, भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित मूल्य, प्रजातंत्र के अकॉर्डिंग जो मूल्य स्थापित किए गए हैं, या उपरोक्त सभी। तो 3 आधारों पर है। परंपरागत मूल्य कौन से होते हैं? जो हमें परिवार से मिलते हैं, परंपराओं के अकॉर्डिंग, कि हमें नैतिक व्यवहार सीखना चाहिए, सभी के प्रति दया करुणा का भाव रखना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर्श जीवन जीना चाहिए, ये सभी परंपरागत मूल्य हैं। ठीक है। भारतीय संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया है सभी को, उन वैल्यूज का भी हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि वैज्ञानिक विचारधारा रखने के लिए कहा गया है, सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए, धर्म, जाति, धर्म, लिंग भेद न करने के लिए कहा गया है। ये सभी भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित मूल्य है। प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो हमने स्थापित किए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो इस आधार पर हम मूल्यों को वर्गीकृत करते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के प्रति समुदाय अथवा समाज के कर्तव्य क्या है। देखो, एजुकेशन जो है, शिक्षा है, वो कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। उसके लिए सभी लोगों को इकट्ठा होकर समुदाय के रूप में और समाज के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना होगा, तभी शिक्षा अपने सही लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी। तो उसके लिए क्या क्या कार्य हैं? अच्छे स्कूलों की स्थापना, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था,
नैतिक, आध्यात्मिक और श्रेष्ठ मूल्यों का निर्माण करना, विभिन्न अभिकरणों में तालमेल स्थापित करना। अभिकरण क्या होते हैं? वो संस्थाएं होती हैं जो समाज और समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। और इसलिए मैंने आपके लिए कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पे नोट डाउन किए, जैसे कि आर्टिकल 15 है जो हमारे संविधान में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता प्रदान करता है। आर्टिकल 16 क्या करता है? अवसरों की समानता, कि किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित कोई भी व्यक्ति है उसको समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 23 क्या कहता है? कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाएगा, कि एक मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, बल से उससे कोई कार्य नहीं करवा सकता, उसका प्रतिषेध किया गया आर्टिकल 23 में। जो हमारा आर्टिकल 16 है वो कहता है कि अवसरों की समानता होनी चाहिए। लेकिन आर्टिकल 39 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आता है, वो क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और 1939 ए एक और आर्टिकल है, उसमें कहा गया है कि महिलाओं को उनकी फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखते हुए कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है। दहेज निरोधक कानून 1961 में पारित किया गया था और 1986 में इसमें संशोधन किए गए थे। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में प्रसूति प्रसूति सुविधा अधिनियम जो था 1961 में आया था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसीलिए आप बेल आइकन को ऑन रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।